मल्टीलैटरल फोरम में जो डिस्कशन होगा उसके बेसिस पर हम सबको खुद क्लैरिटी आएगी कि हमारा जो बिगर पिक्चर है वो क्या इमर्ज होती है। प्रफुल्ल जी। सर, हर बार आप ये आंकड़े बताते हैं, सारी चीजें अच्छी हो रही है बताते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि कितने बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में, और कितने बच्चों की मौत हुई, क्योंकि बार बार माइल्ड होता है कहा जाता है, आंकड़े नहीं बताए गए आज तक। आंकड़े क्या है सर? सर, हम जैसे आप देख रहे हैं कि हम कई बार इंटरप्रिटेशन के आंकड़े जो आपको बताते हैं, कुछ आंकड़े हम आपको एक दिन बताते हैं, दूसरे दिन हम कुछ और आंकड़े बताते हैं। आइडिया ये होता है कि हम ओवरऑल बिगर पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करें। इससे पहले इसी फोरम में बताया गया है कि चाहे वो फर्स्ट वेव रही हो, चाहे वो सेकेंड वेव रही हो, लेवल ऑफ इन्फेक्शन ऑन डिफरेंट एज ग्रुप्स हैज रिमेन्ड सेम। यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन के रूप में फिगर्स के साथ ही एक्सप्लेन किया गया था। अगर आप चाहें तो हम दोबारा से वे फिगर्स अपडेटेड फिगर्स के साथ आपके सामने ला सकते हैं। हम आपको फिर से ही बताना चाहेंगे, जैसे कि डायरेक्टर एम्स साहब ने बताया आपको, कि ओवरऑल जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन स्प्रेड का जो पैटर्न पिछली बार था वेव 1 में, वही पैटर्न वेव 2 में भी पाया गया है। साथ ही यह भी पाया गया है कंटिन्यूड बेसिस पर कि जो फेटालिटी है, मॉर्टेलिटी है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज इज प्राइमरली ऑन 60+ पीपल एज वेल एज पीपल जिनको पहले से कोई को एग्जिस्टिंग बीमारियां, जिसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, वह है। और यही कारण था कि अगर आप देखें जो हमारी वैक्सीनेशन गाइडलाइन में हमने उसको प्रायोरिटी एज ग्रुप के रूप में लिया है। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमने अपने हॉस्पिटल में भी हम रेगुलरली डेथ ऑडिट करते हैं कि डेथ्स जो हुए हैं, और हमने जो हमारे अभी पिछले 1-1.5 महीने में जो डेथ्स हुए हैं उनकी ऑडिटिंग की है, और वी कंपेयर्ड इट कि जो फर्स्ट वेव में डेथ्स थी उसमें और इसमें क्या फर्क था। एज ग्रुप वाइज एंड कोमॉर्बिडिटी वाइज इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी कि जो डेथ्स हुई हैं वो हायर एज ग्रुप में ही हुई है इस वेव में भी, और जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी 1 या मोर कोमॉर्बिडिटीज थी। तो इसलिए अगर हम पूरा डेटा देखें, ये तो हमारे हॉस्पिटल का ही डेटा है, बट इट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट कि हमने मोर्टेलिटी में एज ग्रुप वाइज या कोमॉर्बिडिटी वाइज फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कोई ज्यादा फर्क नहीं पाया। संजय जी। सर, संजय शर्मा, आज तक से। मेरा सवाल ये है कि अभी बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे उससे, लेकिन अभी पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन ने ये कहा है कि ये बिल्कुल भी तथ्यों पर आधारित नहीं है और बच्चों को इससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग पैनिक ना करें। तो अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है, और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है, और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए, जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है, और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा, आगे सीवियर इन्फेक्शन होगा या ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है वो, उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा या उनको ज़्यादा केसेस उसके आगे वाले वेव में पाए जाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि हमें ये कहना चाहिए कि हमें वी शुड वर्क फॉर द फैक्ट दैट देयर शुड बी नो अदर वेव, चाहे थर्ड वेव हो चाहे फोर्थ वेव हो। और जो हमने पिछले 2 वेव से सीखा है उसी को हम आगे लेके अगर जाएंगे तो हम और किसी वेव को आने नहीं देंगे, अगर आएंगे तो उसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे। वायरल इन्फेक्शंस में देयर इज ऑलवेज वेव्स व्हिच कम, समटाइम उनका सीजनल वेरिएशन होता है, जो हम इन्फ्लुएंजा में देखते हैं कि मानसून में केसेस बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं, फिर विंटर मंथ्स में बढ़ जाते हैं, फिर समर में बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो कई वायरल इन्फेक्शन हैं जो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन जो विद दैट कम इन वेव्स, एंड कोविड इज ऑल्सो कम इन वेव्स। बट इशू इज कि हमें हर दफा यही देखना चाहिए कि अगली वेव को हम
जो भी हमने पहले वेव्स से सीखा है उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें जिससे आगे वेव्स ना बढ़े. बट दे विल बी waves which will come to some extent. We must work to make sure that they don't happen or they're minimum. मैम, इससे पहले इस फोरम में हमने कई बार इस विषय में बात की है. मुख्य इशू ये है कि कंटेनमेंट पर हमारा फोकस कंटिन्यूड बेसिस पर अगर बना रहे, और जब हम कंटेनमेंट की बात करते हैं तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि हम वो सिचुएशन जहां पर कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है उस एक्टिविटी पर हम काम करें. हम जैसे कि यूज ऑफ मास्क, सो फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, इस पर काम करें तो टू दैट एक्सटेंट हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम कर सकते हैं. तो जरूरी है कि चाहे वो फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजमेंट वुड रिमेन सेम, और उसी पर हमारा कम्युनिटी लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर कंटिन्यूड फोकस बना रहना चाहिए. We've received a few online questions also, and many of them are similar in nature, so I'm going to club them to you. और अग्रवाल जी आप ही के लिए है. So from Shireen from Times Now, Runjhun Sharma from CNN News 18, Monica Yadav, Hindu Business Line. So they are all saying that many of the state governments are saying that both Pfizer and Moderna have refused to sell the vaccines to them. So now what is the... मैम, हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि चाहे फाइजर हो, मॉडर्ना हो, हम उन सबके साथ सेंट्रल लेवल से कोऑर्डिनेट करते हुए उनको दो तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं. एक तो उनके रेगुलेटरी फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स, दूसरा प्रोक्योरमेंट रिलेटेड फैसिलिटेशन. और बोथ फाइजर एंड मॉडर्ना मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ऑर्डर्स बुक्स इज ऑलरेडी फुल. तो इट इज डिपेंडिंग ऑन देयर सरप्लस हाउ मच दे कैन प्रोवाइड टू इंडिया. दे विल कम बैक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विल एंश्योर एंड फैसिलिटेट कि उसके बेसिस पर हम वो सारी चीजें स्टेट लेवल पर उसको सप्लाई किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, फैसिलिटेट कर पाए. एक और क्वेश्चन है अग्रवाल जी कि will the health ministry clarify that Covishield output is at 6 crore, Covaxin output is at 2 crore doses per month, yet only 5 crores are to be given by May end. Can the ministry clarify this? This is from by Milan from India Today. देखिए, पूरा जो वैक्सीन का जो सप्लाई चेन है, पूरा प्रोसेस समझने के लिए हमें दो तरीके से समझना पड़ेगा. पहला क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी का, इन टर्म्स ऑफ कि हम क्या फील्ड में अवेलेबल करते हैं. उससे पहला क्वेश्चन आता है प्रोडक्शन का. तो जो जैसे हमारे मीडिया फ्रेंड्स ने पूछा है और रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो अगर हम प्रोडक्शन को देखें तो जैसे कि बताया गया है कि करीब 6.5 करोड़ अगर कोविशील्ड इस माह में प्रोड्यूस होंगी और 1.5 करोड़ अगर कोवैक्सीन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें इस माह में प्रोड्यूस होंगी, तो अगर 8 करोड़ की प्रोडक्शन है तो वह प्रोडक्शन इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है. देयर आर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एंश्योरिंग इट्स अवेलेबिलिटी. मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जैसे कि प्रोडक्शन के तुरंत बाद स्टेबिलिटी और स्टेरिलिटी स्टडीज की जाती हैं फैक्ट्री प्रेमिसेस में, जिसमें करीब एक हफ्ते के करीब लगता है. इसी तरीके से उसके बाद वह बैचेज में आती हैं और बैचेज में आने के बाद उसको सीडीएल कसौली में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर करीब एक दिन लगता है. उसके बाद से वह सारी पर्टिकुलर जो वैक्सीन है इन टर्न पूरे कंट्री में अक्रॉस वो सप्लाई चेन के थ्रू जाती हैं. तो इसमें जो हमें ये समझना है कि इमीडिएटली जो आज प्रोड्यूस हुई है वो उसको अवेलेबल होने में 7, 8 या 9 दिन लगते हैं. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट हमें जो समझने की जरूरत है कि उसके बाद भी जरूरी है कि हम फोकस ये करें कि हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत सुदृढ़ हो. एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जब हम फ्री वैक्सीनेशन स्टेट को प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री डोजेज जो प्रोवाइड कराते हैं जो 50%, हमने स्टेट्स को बताया है कि हम डे ऑन डे बेसिस पर किस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सप्लाई देंगे, ताकि उसके बेसिस पर स्टेट लेवल पर, फील्ड लेवल पर वैक्सीनेशन साइट्स कौन कौन सी चलेंगी, कितनी अवेलेबिलिटी होगी, वह माइक्रो प्लानिंग स्टेट लेवल पर की जा सके. इसी के साथ ही इसमें लिंक्ड इश्यू होता है कि जैसे बहुत सारी वैक्सीनेशन साइट्स हैं, बहुत सारे कोल्ड चेन पॉइंट हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टोरेज पॉइंट्स होते हैं. तो इस पूरे लॉजिस्टिक्स में हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ वैक्सीन अवेलेबल रहती हैं विच विल बिकम अवेलेबल इन वीक्स टू कम. बट व्हाट इज वेरी क्रिटिकल इज कि जो हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हम इसको स्टेट लेवल पर और सुदृढ़ करते जाएं ताकि उसकी अवेलेबिलिटी हम जस्ट इन टाइम अप्रोच पे ले जा सकें. जैसे कि आप सबको अवगत होगा कि कुछ स्टेट्स में आज अगर हमारी वैक्सीन सप्लाई की गई है तो अभी भी उनके पास ड्यूरिंग ट्रांजिट इन डिफरेंट लोकेशंस
कुछ वैक्सीन अवेलेबल होती हैं विच विल डेफिनेटली बिकम अवेलेबल एज ए डोजेज इन ए वीक टू कम. With that, we end the press briefing. Thank you so much. तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से. बहुत सारी अहम बातें की गई. क्या कुछ केसेस हैं इस वक्त पूरे देश में कोरोना को लेकर, पॉजिटिविटी रेट क्या है, उसमें कितनी गिरावट आई है डेली केसेस में, इन तमाम विषयों पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही गई. अगर मैं शुरुआत करूं जिस तरह से डेली केसेस में सरकार की तरफ से ये कहा गया कि लगातार उसमें अब कमी आ रही है. 7 मई जिस दिन की पीक पे था उसके बाद से लगातार, उस दिन के बाद से 7 मई के बाद से लगातार देश में डेली केसेस जो है उसमें लगातार कमी आ रही है. 17 मई के बाद से कहा जा रहा है कि 3 लाख से कम केसेस डेली आ रहे हैं. इससे पहले 17 मई से पहले बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, लेकिन 17 मई